आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मुस्लिमकालीन शिक्षा संस्थाओं के बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मुस्लिमकालीन शिक्षा की विशेषताओं को निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर दर्शाया गया है। आइए देखते हैं कि हमारी मुस्लिमकालीन शिक्षा की पहली विशेषता क्या है। इसकी पहली विशेषता है व्यवहारिक शिक्षा। आइए व्यवहारिक शिक्षा से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को जानते हैं। मुस्लिम शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ही नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन के लिए भी मानी जाती थी। परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास न करने के कारण मुसलमान शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते हैं। उनका विश्वास है कि जीवन केवल इसी संसार में है और इसीलिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए और शिक्षा द्वारा विचार से प्रेरित होकर शिक्षा को एक व्यवहारिक रूप प्रदान करे। इस दिशा में औरंगजेब का कार्य प्रशंसनीय माना जाता है। आइए दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है निःशुल्क शिक्षा। मकतबों और मदरसों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था मानी जाती थी। उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इन शिक्षा संस्थाओं के व्यय का संपूर्ण भार इनको स्थापित करने और संचालित करने वाले शासकों या धनी व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता था। मदरसों में निःशुल्क शिक्षा के अलावा निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्रों आदि की भी सुविधा दी जाती थी। इब्न बतूता ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह अति विशाल और भव्य मदरसा है। इसमें छात्रों के रहने के लिए 300 कमरे हैं और छात्रों को दैनिक भोजन और सालाना कपड़ों का खर्च भी दिया जाता है। आइए मुस्लिमकालीन शिक्षा की तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है व्यक्तिगत संपर्क। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान मुस्लिम शिक्षा पद्धति में भी गुरु और शिष्य का व्यक्तिगत संपर्क माना जाता था। शिक्षक अपने छात्रों के साथ निवास करते थे, अतः वह अपने विचारों और आदर्शों से उनको प्रभावित कर उनकी प्रतिभा, कुशलता और योग्यता की बुद्धि में निरंतर योग देता था। इसी के संदर्भ में टी.एन. सिक्वेरा ने लिखा है कि शिक्षा को व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षक को अपने छात्रों के साथ रहना पड़ता था। तो ये थी हमारी तीसरी विशेषता। आइए चौथी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी चौथी विशेषता थी कक्षा न्यायिकी पद्धति। मुस्लिमकालीन शिक्षा संस्थाओं में कक्षा न्यायिकी पद्धति का प्रचलन माना जाता था। इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र या नायक निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाकर शिक्षक के अध्यापक कार्य में सहायता देते थे। जैसे कोई 10th क्लास का बच्चा अपने 8th या 9th क्लास के बच्चे को अपने अध्यापक की मदद करता था। तो इसी प्रकार मुसलमानों ने इस पद्धति को अपनी सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा से ग्रहण किया था। तो ये थी हमारी चौथी विशेषता। आइए पांचवी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी पांचवी विशेषता है शिक्षक की स्थिति। मुस्लिम युग में शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण शिक्षक की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। उसकी स्थिति उतनी उच्च नहीं थी जितनी कि प्राचीन भारत में मानी जाती थी। इसी के संदर्भ में डॉक्टर F.E. केई ने लिखा है, शिक्षकों की सामाजिक स्थिति उच्च थी और वे साधारणतया चरित्रवान
मनुष्य माने जाते थे, जिनको व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान प्राप्त था। आइए छठी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी छठी विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। आइए गुरु शिष्य संबंध के बारे में जानते हैं। समाज में शिक्षक का सम्मान होता था और छात्र उसके प्रति विनम्र एवं भक्तिपूर्ण थे। वे गुरु की सेवा करना और उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। उनका विश्वास था कि गुरु की कृपा से ही उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिक्षक भी छात्रों के प्रति स्नेह और पुत्रवत व्यवहार करते थे। जिन मदरसों में छात्रावास संलग्न थे, उनमें शिक्षक और छात्रों का निकट और निरंतर संपर्क रहता था। शिक्षक उनका पग पग पर पथ प्रदर्शन करते थे। इसी के संदर्भ में डॉक्टर F.E.K. ने लिखा है कि शिक्षक और छात्र का संबंध वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मणीय शिक्षा में माना जाता था। तो ये थी मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।